नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आज के खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे चुनावी सरगर्मियों को लेकर के। देखिए, चुनावी सरगर्मियों के बीच माफिया मुख्तार के मिट्टी में मिल जाने के 10 दिन बाद अखिलेश यादव उन्हें आज श्रद्धांजलि देने गाजीपुर पहुंच रहे हैं। साथ ही अखिलेश अफजाल अंसारी सहित परिजनों से मुलाकात भी करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में अखिलेश का गाजीपुर दौरा और अफजाल से मुलाकात को ये काफी ज्यादा अहम इस बीच माना जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। वो इसीलिए क्योंकि एक समय में मुलायम सिंह के राज में मुख्तार अंसारी का दबदबा बहुत ज्यादा हुआ करता था, ये सभी जानते हैं। मुख्तार अंसारी को खड़ा करने वाली पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी ही थी। इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्तार का परिवार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के कितना करीब है। कई कयास ये भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, जबकि मुख्तार के भतीजे मनु अंसारी भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सवाल कई हैं जो कि अब अखिलेश अंसारी के परिवार से जो मुलाकात के बाद यहां पर बनते नजर आ रहे। देखिए, कई तरह के सवाल इसलिए हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है, बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है, लोकसभा इलेक्शन नजदीक है। तमाम विपक्षी दल जो है एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की बात करती नजर आ रही है और इसी बीच मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलना, मुख्तार अंसारी के यहां पर कब्र पर जाकर के श्रद्धांजलि देना, ये सारे जो चीजें हैं ये इस समय पर चुनावी सरगर्मियों को बढ़ाती नजर आ रही है। कई तरह के सवाल इसको लेकर के नजर आ रहे हैं और इन सवालों का जवाब भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी है, आखिरकार क्या वजह है कि मुख्तार अंसारी के परिवार से अखिलेश यादव जो है वो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या वजह सिर्फ ये कि पार्टी से पहले से ताल्लुक रहे हैं या फिर वजह कुछ और मानी जा सकती है? क्योंकि देखा जाए तो सपा में टिकट बंटवारों को लेकर के जिस प्रकार की उथल पुथल भी देखने को इस बीच मिली है, तो इस वक्त यहाँ पर अखिलेश यादव का मुख्तार अंसारी के घर जाना, उनके परिजनों से मिलना, बड़े भाई से मिलना, कई सारे सवालिया निशान जो हैं वो खड़े कर रहा है। क्या एक बार फिर ये जुटती और अलग राजनीति करती है सपा नजर आएगी या फिर इसे पॉलिटिकली ना देख करके इसे हमें सिर्फ यहाँ पर नॉर्मली लेना चाहिए? क्या वजह है अखिलेश यादव की मुलाकात का? ये बड़ा सवाल इस चुनावी माहौल में बना हुआ है, जहां एक तरफ सारी पार्टियां जो हैं वो जांचा करके प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव मुख्तार के घर जा रहे हैं। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में कर लेते हैं चर्चा की ओर रुख, बढ़ते हैं आगे। अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अरविंद जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। अखिलेश यादव का यू मुख्तार अंसारी के घर जाना, आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या आप समझ पा रहे हैं इससे? सीमा जी, देखिए, राजनीति मौके की मोहताज होती है। अखिलेश जी का मुख्तार के घर जाना, इसके अपने सियासी निहितार्थ हैं। इसे केवल जो है एक औपचारिकता मात्र न समझा जाए। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले जो है असदुद्दीन ओवैसी भी गए थे और जिस तरह से वहां पर सांप्रदायिक कार्ड खेलने की कोशिश किए और एक किस्म से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ अपील किए कि नहीं, देखिए, आप लोगों का जो है कोई यहाँ पर राजनीतिक तौर पर संरक्षण देने वाला नहीं है। जो कुछ भी है आपके वोट बैंक का हिमायती भी नहीं है, बल्कि वोट बैंक को भुनाने वाला है, जैसा कि यहाँ पे दशकों से होता आया है। यही वजह रहा कि मुख्तार अंसारी को जो है निपटा दिया गया। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बात को लेकर के डर है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह ओवैसी लगभग आधा दर्जन से अधिक सीट पर नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे और जो मुस्लिम नौजवान हैं आज की तारीख में कहीं ना कहीं जो है ओवैसी की पार्टी की तरफ रुख करते देखे भी गए हैं। आपने देखा कि चाहे नगीना की सीट रही हो, बिजनौर की रही हो, या फिर मुरादाबाद नगर की रही हो, कुर्सी की रही हो, सुल्तानपुर की रही हो, लगभग 7 सीटों पर ओवैसी के लोग जो उम्मीदवार थे इतने ज्यादा वोट पाए कि समाजवादी पार्टी से भी कहीं ज्यादा यानी हार गए। तो उस स्थिति में स्वाभाविक रूप से एक डर ये है। दूसरा उसको दूसरे फ्रेम में भी देखा जा सकता है कि उत्तर पूर्वांचल जो है कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का एक वक्त में गढ़ रहा है। लगभग 17% जो है वहां पे मुसलमान है, 13% यादव हैं। अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो 30% जाकर के ठहरता है।
अखिलेश यादव को लगता है कि यहाँ पे बाकी जो जिस जाति के उम्मीदवार को टिकट देंगे वो प्लस हो जाएगा तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं वजह मुसलमानों को साधने के लिए जो है मुख्तार के घर गए हैं, लेकिन इसका एक अपना नैतिक पक्ष भी है। वो कहते हैं ना कि खलनायकों की लोकप्रियता का फंडा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं चलता, सियासत की दुनिया में भी चलती है। मुख्तार अंसारी का अपना एक जो है रसूख रहा है पूर्वांचल में, और आप चाहे वो पूर्वांचल के तमाम जिलों को देख लीजिए, उसका अपना एक एक जलवा रहा है, दबाव रहा है, वो जो चाहा है वो करता रहा है। लेकिन डॉक्टर लोहिया की पार्टी जो कि एक सैद्धांतिक विचारधारा प्रतिबद्धता के साथ उसका अपना एक अहम जो है एक रोल रहा है भारतीय राजनीति में, उस पार्टी का मुखिया जो है एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे जो हत्यारा रहा समाज का, लगभग 5 दर्जन उसके ऊपर मुकदमे रहे, जो कि रंगदारी के रहे, हत्या के रहे, वसूली के रहे, समाजद्रोह के रहे, उसके घर जाना क्या अपने आप में रेखांकित नहीं करता है कि राजनीति के लिए क्या आप इतने इस हद तक घुटने के बल आ जाएंगे कि सारी नैतिकता जो है, जो एक राजनीति का अपना एक जो तकाजा होता है, उसको सब आप दरकिनार कर जाएंगे। देखिए, मेरा मानना है कि ठीक है, आप जो है वहां तुष्टिकरण का दाव खेल करके एकजुटता कर सकते हैं, मुस्लिम वोटों को लुभा सकते हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति पलट करके वार भी करती है। यही चीज जो है आपको विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टी है उसको बहुत बड़ा हथियार देगा और आपकी घेरेबंदी लोकसभा चुनाव की तरह करेगा, जैसे कि उन्होंने जो है जिन्ना का सवाल अखिलेश जी उठा दिए और बैक फुट पर जाते हुए दिखे। यानी कुल मिलाकर के अखिलेश यादव जी जो अपने पहले के जो जो राजनीतिक जो उनका जो नुकसान पहुंचा उससे कोई सबक न लेते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के अखाड़े में ताल ठोक कर कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास आएंगे मनीष जी, अरविंद जी। और इस बीच मनीष जी, आपसे ये एक महत्वपूर्ण सवाल हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर देखा जाए अखिलेश यादव को लेकर के, अखिलेश यादव क्या माना जा सकता है, वो किस वजह से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या इसके पीछे की मुख्य वजह है? क्योंकि मुख्तार अंसारी की जब यहाँ पर देखा जाए, जब सुपुर्दे खाक वाली यात्रा निकल रही थी, उस समय जो उन्होंने भीड़ देखी, उस समय जो समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली मुख्तार अंसारी की, उसके बाद क्या उन्हें राजनीतिक पलड़ा अभी भी भारी होता नजर आया? और यही एक मुख्य वजह है कि अभी मुलाकात करने जाएंगे और उनके समर्थकों का जो सिंपैथी वोट है वो अपने पक्ष में करना चाहेंगे। सीमा जी, इसका सिर्फ एकमात्र एक ही उद्देश्य है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण अपनी तरफ, जैसे अभी अरविंद जी कह रहे थे। लेकिन जो मुस्लिम मतदाता है और जो यादव मतदाता है, जिसका ये 30% वोट को टारगेट कर रहे हैं, उसमें से अब कुछ वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट होने लगा है। चाहे आप उसे पसमंदा मुसलमान कह लें, चाहे यादवों का भी एक वर्ग जो है ना भाजपा की नीतियों और पॉलिसियों का समर्थन करने लगा है। तो इलेक्शन के वक्त ये डेस्परेट अटेम्प्ट है कि किसी भी तरीके से हम इस चुनाव की लड़ाई में बने रहें। आप देखिए, इमरान प्रताप गढ़ी जी जो मुख्तार अंसारी जी के सुपुत्र का चुनाव प्रचार करते थे, उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा तक भेजा है, दूसरे राज्य से ले जाके, जिसका भारी विरोध कांग्रेस में हुआ था। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ये शुरू से स्ट्रैटेजी रही है कि एक जातिगत वोटों का ध्रुवीकरण करते रहो और इससे सत्ता की स्थिति में बने रहो। लेकिन अब जब भाजपा ने नया वोट बैंक तैयार करा है, जिसमें लाभार्थी जुड़ने के बाद वो 50% से ऊपर जा रहा है, और ये लाभार्थी सेगमेंट जो है इसमें मुस्लिम भी है, यादव भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी है, दलित भी है, सारे वर्ग है। तो जब इन वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है तो विपक्ष के लिए अब चुनाव में खड़े रहना और जीत पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर मैं आज कहूंगा कि लोहिया जी की विचारधारा या जिस तरीके की विचारधारा से समाजवादी पार्टी बनी थी, हर राजनीतिक पार्टी को इस तरीके की चीजों का विरोध करना चाहिए कि वो किस वोट के लिए किस चीज का समर्थन कर रहे हैं। क्या वो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही गुंडागर्दी चलती रहेगी और हम उन्हें जनता के साथ जोड़कर दिखाकर सत्ता में लाने का रास्ता बनाते रहेंगे? तो ये राजनीति अब भारत में बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। लोग इन चीजों को समझ रहे हैं, बदलाव आ रहा है। आप देखिए, आप सीटों के बदलाव का जिक्र कर रही थी, आज ये खबर भी चल रही है कि लखनऊ की सीट से भी शायद समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदले। तो ये सब चीजें आपको क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि जब आप जनता के पास जा रहे हैं, आपको फीडबैक मिल रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस समय एक विशेष जाति के वोटों के ध्रुवीकरण की ही कोशिश। बिल्कुल। और देखिए मनीष जी, जब बात यहाँ पर चुनावी प्रचार का समय है तो यहाँ पर इनके उम्मीदवार ही तय नहीं हो पा रहे हैं, इनकी उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे हैं, वो दूसरी रणनीतियां बनाने चल रहे हैं। जो पहले से तैयार रणनीति है उस पर काम करने की वजह नई नई रणनीति बना रहे हैं और इस वजह से उनके उम्मीदवार फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जब ये भाजपा का चुनाव प्रचार देख रहे हैं ना, आप देखिए आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी राजस्थान में प्रचार कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री के पास इतना समय उपलब्ध है कि वो और राज्यों में भी जा रहे हैं, वहां भी उनकी डिमांड है प्रचार के लिए।
और अभी तक विपक्ष की यूपी में ही एक रैली नहीं हुई है जिसमें वो सब जने खड़े हों और ये बताएं कि हम लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि विपक्ष यूपी में अभी चुनाव की तैयारी में कितना पीछे है, कि यूपी के मुख्यमंत्री जो है और राज्यों की चुनावी सभाओं में समय दे रहे हैं, और जो यूपी हाँ के मनीष जी, विपक्षी एक दल है, वो सवाल अपनी आपसे एक फिर समय अरविंद जी आपके पास आते हैं। मनीष जी, हाँ विपक्षियों की यहाँ पर प्रचार की बात हो रही है। इस वक्त देखा जाए गठबंधन की बात करते ये तमाम दल नजर आ रहे हैं और कांग्रेस अपनी तरफ से कांग्रेस इस प्रकार से चुनावी घोषणाएं और चुनावी प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है जैसे वो अकेले चुनाव लड़ रही हो। ये कैसा गठबंधन है, क्या समझा जा सके? अपने 40 प्रचारक उतार देती है कांग्रेस, अपने ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जमीनी स्तर पर उतार रही है, अपनी तरफ से घोषणा पत्र कर रही है। तो ऐसे में क्या गठबंधन की हर पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र निकालेगी? आप मुझसे पूछ रही है सीमा जी? जी जी मनीष जी, आप ही से। सीमा जी देखिए, यही चीजें तो जैसे आप एनालाइज कर रही हैं ऐसी जनता भी एनालाइज करती है कि घोषणा पत्र अलग अलग आ रहे हैं, चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारक अलग अलग आ रहे हैं और आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हो। कैसे ये पता चलेगा? आप लोगों को क्या बताना चाहते हो? ये दिखाना चाहते हो कि सिर्फ हम वोट लेने के लिए जुड़े हुए हैं, बाकी हमारे रास्ते अलग अलग है? आप आज देखिए कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिन समस्याओं का उल्लेख करा है, 55 साल उन्होंने इस देश का शासन करा, तो उनके पास ये बताने के लिए नहीं है कि अभी भी ये बेसिक समस्याएं क्यों बनी हुई है भारत में। जैसे भाजपा कहती है हमारे चुनावी घोषणा पत्रों को देखिए और देखिए कि हमने क्या क्या धरातल पे ला दिया है। क्या 370 ला दिया है, क्या राम मंदिर ला दिया है, क्या ट्रिपल तलाक ला दिया है? तो आपके पास अगर आज भी गरीबी मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, तो क्या 55 साल आपने देश को कैसे चलाया कि आज भी ये बेसिक मुद्दे बने हुए? इसी से यह प्रतीत होता है कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र होके रह जाते हैं, इनका कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, ये धरातल से कहीं भी जुड़े नहीं है। जो भी आर्थिक घोषणाएं ये उसमें करते हैं, वो आर्थिक घोषणाएं सपोर्ट कैसे करेंगे? बहुत क्या वो बहुत बजट का सोचने कहीं वाली बात है प्रावधान मनीष देते जी, हैं? बहुत समझने वाली बात है। अरविंद, जो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक की बात हो रही है और जिस प्रकार से यहाँ अखिलेश यादव जो हैं मुस्लिम वोट बैंक के लिए ही मानी जा सकती है कि ये मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक अगर उत्तर प्रदेश की बात की, जैसा कि मनीष जी ने भी जिक्र किया, आपने भी पहले जिक्र किया, मुस्लिम वोट बैंक में भी आधी वोट ऐसी चली जाती है जो कि बीजेपी के पक्ष में है, कुछ वोट यहाँ पर ओबीसी के पक्ष में चली जाएंगी, जो कि पिछले 2022 के चुनावों में भी देखने को मिला था कि किस प्रकार से सपा का वोट बैंक कटा था। अब सपा जी हाँ हाँ सीमा जी, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 8% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और 12% यादवों ने दिया था। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि अब जो है कोई भी जाति जो है, धर्म जो है, किसी एक पार्टी की रियाया नहीं है, न कोई पार्टी का की ओर की अपनी ओर रियासत है। पहली चीज देखिए, ये समझना होगा कि 2014 के बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश, भारत की राजनीति जो है करवट ली है। एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का जन्म हुआ है, ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स का जन्म हुआ है, लोगों की आकांक्षा बढ़ी है। लोग ये चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं कि सरकार के तरफ से हमारे हाथ में क्या आ रहा है, वो सरकार कितना हमको सुविधाएं दे रही है। एक जो कम्युनिटी का सवाल होता था 2014 से पहले, मूछ का सवाल जिसको हम लोग कहते हैं, वो सारी चीजें जो है नेपथ्य में चली गई है, किनारे चली गई है। और जो दूसरी चीज की, समाजवादी पार्टी की जो राजनीति जो मुलायम सिंह के दौर की थी, वो राजनीति भी खत्म हो गई है। मुलायम सिंह एक अम्ब्रेला की तरह सभी जातियों के बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ लेकर के चलते थे और लोग उन पर विश्वास करते थे। वो दौर भी अलग था, एक मंडल का दौर था। लेकिन आज जो है पोस्ट मंडल और पोस्ट कमंडल की राजनीति चल रही है। मोदी जी ने जो राजनीति की जो एक नई तासीर दी है, वो सबका विकास, सबके लिए जो है सरकार की योजनाएं। क्या कोई बता सकता है कि जो सरकार की आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, बाकी सारी योजनाएं हैं, क्या कोई उसमें किसी जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के भेद हो रहा है? देखिए, ये जो परसेप्शन है जमीन पर उतरा है कि ये सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। तो अब पूरी तरह से लोग अपने हाथ में देख रहे हैं कि क्या आ रहा है। दूसरी चीज ये समझना बड़ा कठिन है कि एक तरफ जो है एक डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ आप अभी भी जाति की सियासत में उलझे हुए हैं, आप मजहब की सियासत में उलझे हुए हैं। क्या अपने आप में रेखांकित नहीं करता है कि आपके पास राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी है? तेलंगाना में क्या हुआ, आपने देखा नहीं कि किस तरह जो है केसीआर वहां जो है मुस्लिम तुष्टिकरण पर इस कदर वह रिझे हुए थे कि उनकी सत्ता चली गई। देखिए, आज के दौर में वो पुरानी राजनीति नहीं चल सकती है और आज का दौर जो है, एक एक व्यक्ति जो है न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की क्या भूमिका बढ़ रही है, क्या उसको दुनिया के देश किस रूप में ले रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहा है। सबके हाथ में मोबाइल है। और अरविंद जी देखिए, कैसी विडंबना है ये कि जहां विपक्ष को मजबूती से लड़ना चाहिए था, जहां विपक्ष
एकजुट विपक्ष का एकजुट होना ये बहुत बड़ी बात है कि हर राज्य से, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, हर पार्टी जो है एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। एकजुट होने के बाद सिर्फ एक पार्टी को टक्कर दे रही है और वो टक्कर भी सही से नहीं दे पा रही है। नहीं सीमा जी, एक चीज और समझना होगा। देखिए, सारे विपक्षी दल जो है एक थान के कपड़े नहीं है। ये इसमें तमाम आप क्षेत्रीय पार्टियों को देखेंगे, वो कांग्रेस की जमीन पर अपना जो है जो राजनीतिक रसूख हासिल किए हैं, चाहे वो बिहार में आरजेडी हो चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी हो। मुझे याद है 1990 में जब कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी जब समर्थन मांगे बीपी सिंह से अलग होकर के, तो उस समय यूपी में कांग्रेस की अध्यक्ष राजेंद्र कुमारी वाजपेयी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुलायम सिंह यादव को समर्थन मत दीजिए, वो कांग्रेस को खा जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस के हाईकमान को वो समझ में नहीं आया और वो जो है समर्थन दिया गया। उसके बाद कांग्रेस खत्म हो गई, करीब 4 दशक हो गया, आज सत्ता से बाहर है। तो यहां पर भी अखिलेश यादव कतई नहीं चाहेंगे कि जो है लोकसभा के चुनाव में भी जो कांग्रेस के 17 उम्मीदवार हैं, कोई मुसलमानों का बहुत बड़ा जो है उनके तरफ हिस्सा शिफ्ट हो। वो तो मजबूरी है। वो कहते हैं ना कि दबी बिल्ली अगर चूहों से कान कुतरवाती है तो उसकी मजबूरी होती है, उसकी उदारता नहीं होती है। कांग्रेस का जो गठबंधन है वह स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, वो मजबूरी बस गठबंधन है, क्योंकि एक दूसरे से ही वो लड़ेंगे। 2007 देखिए, अखिलेश यादव समझना होगा ये 2024 की लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, वो 2027 की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को अपने साथ रखा जाए। कांग्रेस के साथ भले ही गठबंधन हो, लेकिन वो कांग्रेस का वो स्वाभाविक जो है वोटर न बनने पाए। ये भी लड़ाई अंदर अंदर चल रही है। ये बहुत बड़ी बात अरविंद जी, हालांकि देखा जाए, आपने इतनी घनिष्ठता से इस चीज को बताया कि ये 2024 की लड़ाई नहीं है। मनीष जी, आपने भी सुना, ये 24 की लड़ाई नहीं है, 27 की लड़ाई है, जिसको अखिलेश यादव बहुत यहाँ पर तैयारी के साथ पूरी रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। सीमा जी, ये उसी 20% वोट की लड़ाई है जो अब उनके हाथ से खिसकता हुआ दिख रहा है। पहले भारत में 25-30% के वोट परसेंटेज पे सरकारें बन जाती थी। आज भाजपा ने ये स्थिति ला दी है, सारे सेक्टर्स में वोटों में डेंट करके, हर जाति के वोटों में डेंट करके, कि अब ये वोट आपको कम से कम 40% से ऊपर चाहिए। वो रीजनल पार्टीज वोट तलाश नहीं पा रही। जैसे कि अभी अरविंद जी कह रहे थे, जितनी भी रीजनल पार्टीज है भारत में, ये सब कांग्रेस के वोट से ही मैनेज्ड है। आप देखिए, ममता बनर्जी ने बंगाल में क्यों मना कर दिया? क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी को जितने भी वोट मिलते हैं वो सब बेहतर कांग्रेस के ही वोट मिलते हैं। कांग्रेस के पास भी ये समस्या है कि आज कांग्रेस के पास रीजनल पार्टी के साथ जुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके पास जमीन पे कैडर नहीं बचा है। वो बहुत साल से सत्ता से बाहर है, आज उनके पास लोग ही नहीं है जो उनके चुनाव का बीड़ा उठा सके। लेकिन आज जनता इस चीज को समझ रही है। अगर अखिलेश यादव 24 में 27 की तैयारी कर रहे हैं, तो 27 में फिर वो ये कहेंगे कि मैं 29 की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी की जो विकास की योजनाएं हैं वो पब्लिक तक पहुंच रही है। पब्लिक ये समझ रही है कि अपने घोषणा पत्र पे कौन ये कहता है कि हम क्या दिलवाएंगे और कौन हमें दे क्या रहा है। 30 लाख करोड़ डीबीटीएल से ट्रांसफर हुआ है पिछले 10 सालों में लोगों के खाते में। जिनको वो चीजें मिली हैं उनको ये एहसास है कि आगे हमें ऐसे कौन देता रहेगा, कौन सिर्फ कहेगा और चला जाएगा। पिछले साल सिर्फ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5,500 करोड़ रुपए डीबीटीएल से लाभार्थियों के खाते में पहुंचे हैं। इन योजनाओं का विपक्ष के पास ना कोई रोड मैप है, ना कोई जवाब है कि वो कैसे आर्थिक दृष्टि से अपनी योजनाओं को बैक करेंगे। इसी वजह से ये बदलाव हमें वोटों में और ध्रुवीकरण में दिख रहा है। मनीष जी और अरविंद जी, एक कॉमन सवाल मेरा आप दोनों से है विपक्षियों को लेकर के, आखिर विपक्ष जो है वो इतनी कमजोर क्यों पड़ रही है? और वाकई में क्या अगर ये विपक्ष जो है कमजोर पड़ रही है तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो जाता है लोकतंत्र में कि अगर विपक्ष का इतनी कमजोरी से विपक्ष आगे बढ़ेगा तो ये तो किस तरह की राजनीति चल पाएगी भारत में? सीमा जी, देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकतंत्र का आधार होता है जन विश्वास होता है। और अगर वह भरोसे का संकट जब बन जाता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, तो उसके लिए सत्ता तक पहुंचना बड़ा कठिन हो जाता है, जैसा कि आज की तारीख में कांग्रेस के साथ है। देखिए, कांग्रेस जो है भाजपा का विरोध करते करते किस तरह देश के विरोध पर उतर आती है उसे खुद पता नहीं चलता है। बिल्कुल। यही वजह है कि वह चीज जो है आम आदमी को भी भाता नहीं है। बिल्कुल जो है देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, ये जो सनातन चीज है ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब तक जनसंख्या नीति पर लगाम नहीं लगेगा या जनसंख्या पर रोक नहीं लगेगा तब तक चलती रहेगी, लेकिन ये मुद्दा रहेगा। लेकिन इस पर जो है ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो है कांग्रेस जो है भाजपा के विरोध के साथ साथ कुछ ऐसे स्तर पर विरोध करना शुरू कर देती है। अब जैसे राम मंदिर को लेकर के सवाल उठाना, आर्टिकल 370 को लेकर के उठाना, सीए को लेकर के उठाना, ये जनता के पसंदीदा मुद्दे हैं।
ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि कांग्रेस को क्या हो गया। देखिए, मेरा मानना है कि आपके पास जो है प्रतिरोध का प्रस्तावना बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन उनके इनके प्रतिरोध का जो प्रस्तावना है इतना छोटा है कि मतलब जनता को भी हंसी आती है कि ये राजनीति में राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं या अपनी जग हंसाई कर रहे हैं। अब देखिए, आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है बोल रहे हैं कि आर्टिकल 371, जब आपको इतनी समझ नहीं है कि आप 370 बोल रहे हैं कि 371 बोल रहे हैं। एक बात और मैं कहूंगा सीमा जी, देखिए देश की जनता जो है, मतदाता है, इतने मैच्योर हो गए हैं। 2019 का मैं देख रहा था कांग्रेस का घोषणा पत्र, उसमें कांग्रेस जो है हर गरीब को 72,000 रुपए देने की बात कही थी। अब देखिए, उसको छोड़ करके लोग जो है 500 रुपए महीने पर जो जो सम्मान, किसान सम्मान निधि देती है भारतीय जनता पार्टी की सर, उसको छोड़ करके 6,000 रुपए पर जो अगर वोटर जो है मतदान कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है एक तरफ जो है जन विश्वास और भरोसे का जो है बना रहना है, दूसरी तरफ भरोसे का और विश्वसनीयता का संकट है। इस चीज की छोटी सी बात जो है पता नहीं क्यों कांग्रेस और विपक्षी दलों के समझ में नहीं आ रहा है, यह हैरान करता है। बिल्कुल, ये भले ही देखिए समझने वाली बात है मनीष जी कि जन विश्वास हो गया, जन भावना हो गया, ये वो महत्वपूर्ण विषय हैं, वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर विपक्षियों को ध्यान देना है। ये बात बार बार कही जा रही है और बहुत से ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता हैं जो कांग्रेस इसलिए छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस जो है भाजपा का विरोध करते करते लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने, जो कि वो नहीं कर पा रहे तो वो पार्टी छोड़ देते हैं। क्या कांग्रेस को अपने बयान पर या फिर जब पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कांग्रेस के कोई भी आला कमान उतरते हैं तो अपने शब्दों पर जरा ध्यान रखने की जरूरत है? सीमा जी, कांग्रेस जो है इस समय दिशा विहीन हो गई है। उनके पास मुद्दों की कमी हो गई है, वो कोई नैरेटिव डेवलप नहीं कर पा रहे। पिछले 5 सालों में आपने देखा विपक्ष एक नैरेटिव ऐसा डेवलप नहीं कर पाया जिससे वो सरकार से सही ढंग से सवाल पूछ सके। आज के समय में लगता है कि इलेक्शन जो है वो एक 6 महीने की स्ट्रैटेजी हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कि इलेक्शन की डेट के 10 दिन पहले तक कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। ये एक ऑल राउंड प्रोसेस है, आपको पूरे 5 साल काम ना करना पड़ेगा, आपको जनता के मुद्दे तलाशने पड़ेंगे, जनता से फीडबैक लेके जाना पड़ेगा। और बीजेपी ने एक डिलीवरी मैकेनिज्म डेवलप करा है कि हमने क्या दिया था, हम क्या देंगे, हमने क्या करा था और अब हम क्या करेंगे। हमने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, अब राम मंदिर बन गया, दर्शन के लिए अवेलेबल है। लेकिन चूंकि राम मंदिर बन गया है तो अब हमने बनारस डेवलप करा है। बनारस डेवलप कर दिया तो जैसे महाराज जी ने घोषणा करी है कि अब मथुरा की बारी है, तो उनके पास एक ऑन गोइंग एजेंडा है और लोगों में ये विश्वास है कि अगर ये कुछ कर रहे हैं तो आगे कर देंगे। कांग्रेस ने जो भी देश में स्ट्रैटेजीज बनाई, आज वो स्ट्रैटेजीज उतनी कारगर साबित नहीं हो रही और आज कांग्रेस के पास और सबसे बड़ी बात देखिए अरविंद जी और मनीष जी, वो बदलाव नजर भी आते हैं। क्योंकि अगर वो कॉरिडोर की बात करते हैं, काशी कॉरिडोर की अगर बात कर रहे हैं, या फिर वो अन्य सड़कों की, या फिर यहाँ पर भाजपा में नितिन गडकरी के द्वारा जिस प्रकार से काम किए जा रहे हैं, ये वो काम है जो हर किसी को नजर आ रहा है और जिसकी तारीफ भी चारों तरफ होती नजर आ रही है, और ये विपक्षियों को सीखने की जरूरत है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अरविंद जी और मनीष जी, इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अखिलेश यादव कौन सी राजनीति पर काम कर रहे हैं। ये 2024 की राजनीति है या अखिलेश की 2027 की ये रणनीति है, ये भी बात समझने वाली बात होगी। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।